Now I'm Anand Prakash Purohit. Welcome to Anand Study Point. Today we would like to take the chapter Federalism, the second chapter of the political science, 10th class, CBSE and RBSE also. The federalism is the characteristic of democratic country. Those country who are running the democratic government, they have two type of the characteristics. एक फेडरलिज्म है और दूसरा कौन सा है, यूनिटरी. दे बोथ आर कॉन्ट्रास्ट विद ईच अदर. ये जैसे एक काला है तो एक गोरा है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये हो गया. बट अभी तक ये प्रूव हुआ है कि जो फेडरलिज्म डेमोक्रेटिक कंट्री जो फेडरलिज्म कैरेक्टरिस्टिक रखती है वो ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि यूनिटरी. ऐसा क्यों? In the first chapter, you might have studied that in Sri Lanka unitary system चलता है. तो यूनिटरी सिस्टम चलने के कारण वहां पे क्या हुआ कि सिविल वार हुए. सिंहलीज ने कह दिया कि हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं. वहां पे जितने भी तमिल वाले थे उनको ना तो स्टेट गवर्नमेंट अलग से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परमिशन दी गई. लेकिन फेडरलिज्म में इसका बिल्कुल उल्टा होता है. आपने बेल्जियम देखा होगा, छोटी सी कंट्री, और वहां की इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी कि वहां पे 60% तो डच थे एंड 40% रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे दोज हु बिलोंग्स टू दिस फ्रेंच लैंग्वेज वाले 40% करते हैं. The all neighbor were watching क्या होता है यहाँ पे, देखें सही, खूब लड़ाई होगी. यहाँ पे डच वाले अगर शासन करते हैं तो ये अपोज करेंगे क्योंकि ये पैसे वाले हैं. फ्रेंच वाले मानेंगे नहीं. और दोनों में किस तरह से गुत्थम गुत्ता होता देखते हैं. लेकिन ईश्वर की दया से कुछ नहीं हुआ बिकॉज दे अडॉप्टेड दिस फेडरलिज्म कैरेक्टरिस्टिक इन देयर कंट्री. फेडरलिज्म में क्या हुआ कि उन्होंने 3 टायर सिस्टम कर दिया. 1 ब्रुसेल्स जो वहां की कैपिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड हुआ कम्युनिटी गवर्नमेंट. दैट इज 3 टाइप गवर्नमेंट. 3 टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडॉप्टेड बाय द बेल्जियम. उसके होने के बाद में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने सबने वाहवाही की, उन्होंने सबने प्रेज की इन व्हाट वे दे आर रनिंग द गवर्नमेंट. और वहां पे यूरोप यूनियन का हेड ऑफिस वहां के कैपिटल में हेड ऑफिस वहां पे एस्टेब्लिश किया गया. अब नाउ वी वांट टू से समथिंग. Federalism is a system of government in which power is divided between central authority and various constituent unity of the country. I want to expand this first point. Federalism एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर पावर डिवाइड होती है. एक तो सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी हो गई? इंडिया का उदाहरण लेते हैं, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कौन सी हुई? 3 टायर है यहाँ पे सिस्टम. एक सिस्टम कौन सा हुआ? स्टेट गवर्नमेंट. और दूसरा सिस्टम कौन सा हुआ यहाँ पे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. गांवों के अंदर पंचायती राज और शहरों के अंदर म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल काउंसिल. ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है. कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट पावर मस्ट बी गिवन टू देम. इनका जुरिस्डिक्शन तय कर लीजिए, ये इनको आपको पावर देना जरूरी है. और किस तरह के पावर? इनको लेजिस्लेटिव पावर भी दोगे, इनको टैक्सेशन पावर भी दोगे और इनको एडमिनिस्ट्रेशन पावर दोगे. जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 तरह के पावर दिए जाते हैं वो देने पड़ेंगे. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से सेकंड कैटेगरी, उनसे कुछ छोटा गिना जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कहलाती है. नेक्स्ट हो गया फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट. इट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर.
state government has power of its own for which it is not answerable to central government. What does it mean? सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी पावर होनी चाहिए कि वह एंसरेबल नहीं है सेंट्रल, यानी सपोज इन वट एवर वे द स्टेट गवर्नमेंट आर रनिंग देयर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू मेक एनी कॉमेंट, अरे तुम कैसे शासन कर रहे हो, तो वो खट से चीफ मिनिस्टर क्या कह देगा, आई एम इलेक्टेड, वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वी गॉट द क्लियर मैंडेट, आप रहने दीजिए, आप बोलिए मत जाते। यहाँ पर है अभी क्या स्थिति है, पश्चिमी बंगाल कई बार झड़प होती रहती, कन्फ्रंटेशन होती रहती है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। आप कैसे गवर्नमेंट चला रहे हैं, बोले बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, आप अपनी संभालिए, क्लियरली इस तरह से बोलते हैं। इट मीन्स आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब इससे नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, what are the key features of federalism? Now these are the key features mentioned for whole of the democratic country of the world who have adopted the federalism, जिन्होंने फेडरेशन एडॉप्ट कर रखा है, उनके ये फीचर्स हैं। इसके पहले इन फीचर को डिस्कस करने से पहले एक आपको बात बताना चाहता हूं कि फेडरलिज्म जो है दो तरीका का पूरी दुनिया के अंदर है, एक तो कम टुगेदर, एक है होल्ड टुगेदर। कम टुगेदर का मतलब क्या हुआ, दोज कंट्रीज विच आर सिचुएटेड ज्योग्राफिकली इन द विसिनिटी, आप पास के अंदर वो है सिचुएटेड है, उन्होंने आगे होके कहा चलो यार एक साथ में मिलके अपन फेडरेशन बनाते हैं। जैसे यूएसए, देयर आर 50 स्टेट्स, उन 50 स्टेट्स ने यूएसए बना रखा है। द प्रेसिडेंट इज वन बट एवरी स्टेट हैज ओन पावर, उनकी बराबर पावर है। अभी न्यूज के अंदर देखा है कि न्यूयॉर्क के अंदर कौन चुना गया, मेयर, उसने छूट कहा कि यहाँ पे इमिग्रेंट आएंगे, यू कैन नॉट स्टॉप देम टू विजिट द इमिग्रेंट, वी आर टू डिसाइड हु विल स्टे हियर। किसको कहा, क्योंकि इक्वल पावर में, किसको कहा, प्रेसिडेंट को, जो यूएसए का प्रेसिडेंट उसको चैलेंज देके कहा। इसका मतलब ये हुआ एवरी स्टेट हैज द इक्वल पावर विद द सेंट्रल पावर। कम टुगेदर कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और एडॉप्ट किया हुआ है, स्विट्जरलैंड में एडॉप्ट किया हुआ है, यूएसए में, पहले यूएसएसआर में भी एडॉप्ट किया हुआ था लेकिन वो बिखर गया। पहले इंटीग्रेटेड था, डिसइंटीग्रेटेड हो गया। अब अलग से वहां पे क्या है, अलग से यूएसएसआर में रशिया अलग हो गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी, और अभी यूक्रेन से जो लड़ाई हो रही, दैट वाज अर्लियर वन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूएसएसआर, नाउ दे बिकम फो, वो दुश्मन हो गए। तो नाउ वी आर गोइंग होल्ड टुगेदर में क्या हुआ, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट सेंट्रल हैज मोर पावर देन द स्टेट पावर। No doubt there is jurisdiction, separate jurisdiction between the center and the state. The classification is clearly mentioned in the constitution, such and such subject will be dealt by the state government, such and such subject will be dealt by the state government. लेकिन और such and such subject which are called the concurrent list, उसके अंदर अगर क्लैश होता है तो सेंटर हावी रहता है और स्टेट को मानना पड़ेगा उसकी बात। क्लासिफिकेशन हो गया, where the classification is mentioned, it is clearly mentioned in the constitution. So it means there are two or more tier कौन कौन से हो गए भाई, there are two or more tier कौन कौन से हो गए, one is the central government. Now in practice we are taking the illustration of India, central government, then state government and then local self government. Then legislation, administration and taxation constitutionally guaranteed होना चाहिए। What do you mean by legislation?
means you have to conduct the election separately for the state government as well as the local self government, and they will be called the elected representative. They are supposed to handle all state of affairs of the administration of these two government, state government and local self government, and central government cannot interfere in the way of administration. हाउ दे आर कंडक्टिंग, किस तरह से वो देश चला, किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। इसके बाद अच्छा, टैक्सेशन यहाँ पे क्या मतलब हुआ भाई? विदाउट मनी हाउ विल दे विल रन द स्टेट? विदाउट मनी हाउ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विल run their local self government belong to village, local self government belong to, so they should be given some money so that they can impose some taxation. They have own route. Either they should be given the money for that running their state affairs. फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी है, इट हैज बीन क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि इनको आप तीनों चीज देनी पड़ेगी, लेजिस्लेशन अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, टैक्सेशन अलग होगा। फिर इसके बाद देखिए आप, these are the fundamental provision cannot be changed unilaterally. It is one of the very important. Suppose there are suppose now it is clearly mentioned that there are 28 states in India. Some state they have very large chunk of the amount with them, काफी पैसा उनके पास। अब उन्होंने कह दिया हम तो हमारे ढंग से चलेंगे और तुम ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन होल्डिंग टुगेदर के अंदर अपने ढंग से जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यूरिसडिक्शन दिया उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जो आपको क्लियरली ये कहा गया स्टेट गवर्नमेंट में ये ज्यूरिसडिक्शन है, इन क्लासेस के अंदर इन टॉपिक के ऊपर ही आप अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, नहीं बाकी दूसरा कोई। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है, केरला की गवर्नमेंट है, उसने कहा ओ वी शुड हैव द फ्रेंडशिप विद चाइना, ओ यू आर नॉट सपोज टू डिलीवर सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तुझे क्या लेना देना है? बिकॉज दिस वेरी डिपार्टमेंट, द फॉरेन डिपार्टमेंट इज solely have the concern with the central government. You have no concern to pass any comment, you have no concern to pass any type of the statement. Then unilaterally, अब कल मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, oh I have more power than your state power, now I want to impose the president rule. No, the state government will certainly oppose for that we have been elected by these people who are calling you prime minister and who are calling me as a chief minister. You are not supposed to impose the president rule. Where they will go for the remedy? कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, and court will act as an empire. First of all, they will go to the high court of the state, and then they will go to the Supreme Court that such and such rule has been imposed, and I have no power to run the state. Please give me the power of this. मुझे चीफ मिनिस्टर का पावर दीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर मैंडेट में आया हूं, और कोर्ट एज ए एम्पायर, यानी कोर्ट एज ए एम्पायर ऑफ द डिस्प्यूट उसको रिलीफ देगी स्टेट गवर्नमेंट को। फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स भाई सच एंड सच टैक्सेस कैन बी levied by the state government, and central government has no power to interfere in levying these taxes. जितने भी स्टेट टैक्सेस लिए जाते हैं, जितने भी ट्रेड वगैरह, मान लीजिए यहाँ से राजस्थान के अंदर संगमर वगैरह हो रहा है, और झारखंड के अंदर जितने भी मिनरल वगैरह निकलते हैं, वो उनका ट्रेडिंग जो भी होता है, टैक्स कैन बी लेविड बाय दैट बाय रेस्पेक्टिव स्टेट्स। उन रेस्पेक्टिव स्टेट के द्वारा लेवी किया जा सकता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो विदाउट मनी हाउ यू विल रन द स्टेट, and how the local self government will run the state. Now the last and most important, safeguard and promote unity of the country. For example, Belgium and
India. What this 7 point says? 7 point says that it is the characteristic of federalism. It is the main character. What is the motto behind making this 7 point? It will safeguard the whole country. It will promote the unity, because India is a diversity. It is a diversity country. When we got independence in the year 1947, what was the main problem we have to face? In the remote area, in the remote area, villagers are living there. There are 1,300 different dialects are used. यहाँ पे इंडिया में 1300 जो है भाषाएं बोली जाती है. ट्राइबल पीपल भी है, और यहाँ पे छोटी जाति वाले भी हैं. उन सब का प्रोटेक्शन के लिए, और बहुत सारे स्टेट के अंदर सिर्फ छोटी जाति वाले ही ज्यादा पाए जाते हैं, उन सबको सेफगार्ड करने के लिए चलो इनके स्टेट अलग ही बना देते हैं. तो यूनिटी प्रमोट करने के लिए भी ये फेडरलिज्म वाला सिद्धांत दिया गया है. They have adopted this. Now, what the next point says? Now, this is a division of power. Why the division of power is mentioned? I just told you that when there are 2 or 3 tier, there is a clear-cut jurisdiction, separate list has been given. Union government is supposed to deal with the defense, foreign, banking and currency. Any matter which is related to defense, which is related to foreign, state government and this local self-government have no concern with these 2 departments. They are not supposed to interfere, as well as they are not supposed to give advice to them. Banking and currency, naturally currency, the union government is supposed to publish the note and currencies, etc. Now, these 4 departments comes under the state list: police, commerce, trade and agriculture. Now, I want to expand some department. Police department. Why I have taken this police? Because in present time, in the last 2 or 3 years, what we are watching, what we are observing, that central government and state government have the clash on this very point, police. What happened in West Bengal? There was the one brutally murdered doctor case. क्या हुआ था वहां पे? हड़ताल करके बैठ गए साहब. हॉस्पिटल वाले हड़ताल करके बैठ गए कि ये केस दिया जाए किसको? सीबीआई को. सीबीआई मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट को. लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर नहीं कर सकता है. Who will become the empire? Supreme Court directed him, the chief minister. Why are you not giving this case to CBI? क्यों नहीं दे रही हो तुम? क्या बात है? क्या तुम किसी का बचाव करना चाह रही हो? जब उसने when mandatorily, when Supreme Court interfere and act as an empire, तो ये वाला केस कहाँ देना पड़ा? सीबीआई को देना पड़ा. इसी तरह से ऐसा केस फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी गली निकाली. क्या गली निकाली? मान लीजिए कोई इस तरह का है, स्पाइस विद कोई जासूसी का मामला किससे? पाकिस्तान से. तो वो हो जाता है देश के खतरे वाला. तो दैट केस हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड थ्रू द सेंट्रल डिपार्टमेंट, सेंट्रल पुलिस, दैट इज सीबीआई एंड एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी. जहां ऐसा मामला, जहां कॉम्युनल क्लेसेस वगैरह हो, जैसे यहाँ राजस्थान के अंदर कन्हैया वाला मामला था. ही वाज मर्डर्ड इन ब्रॉड डे लाइट. कहीं हिंदू मुस्लिम आपस में दंगे नहीं हो जाए. देन सेंट्रल गवर्नमेंट interfered by taking this plea that it is such a matter in which there is chances of the communal clashes,
so that he took that very case in his hand और उसने खुद ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया। तो पुलिस का समझ में आ गया। देन कॉमर्स एंड ट्रेड, whatever the mercantile and commerce activities occurred in the state, the whole tax will be levied by that very state. शराब पे भी टैक्स लगता है, सेंट्रल एक्साइज अलग लगता है, स्टेट एक्साइज अलग लगता है। स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी रोडें होगी उसमें कहाँ पे किसका टैक्स कौन टैक्स लेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा। नेशनल हाईवे का कौन टैक्स लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। देन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के साथ में इरिगेशन, that also these list comes under the list of state lists. They are supposed to handle the state of affairs of this very department. Now we are talking about the concurrent list. Why the concurrent list is made? Because these are such important: education, forest, trade union, marriage, adoption, successions, that there should be the uniformity in the whole country. एक जैसा कानून होना चाहिए। अगर मान लीजिए फॉरेस्ट के अंदर एक जैसा कानून नहीं होगा, अलग अलग कानून होगा, तो it would be very difficult to run this forest department. So as and when there is a clash in between the state government and सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाएगा, एजुकेशन में भी, फॉरेस्ट में भी। इसीलिए एनसीईआरटी बुक is recommended in almost all states. यहाँ पर भी जिस समय राजस्थान गवर्नमेंट थी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा ठीक है, वी आर एग्री, एनसीईआरटी की बुक की लगेगी। अर्लियर वी वर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द बुक इन आरबीएससी। उसके बाद ट्रेड यूनियन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन मीन्स द यूनियन विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड by the workers and workmen of the factories, companies. If they are having no uniformity, तो आपस के अंदर clashes होते रहेंगे। There must be to maintain the very smooth running companies and industries. All the uniform must be adopted for this trade union. इसके बाद मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन। मैरिज मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं, लड़के की 21 की जगह हम 25 रखेंगे, नो, दे कैन नॉट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं 21 ही रहेगी, तो उसकी बात रहेगी, इसकी नहीं रहेगी। एडॉप्शन और सक्सेशन क्या हुआ? गोद लेने का मामला हुआ। एडॉप्शन वाले मामले के अंदर भी अगर मान लीजिए क्लैश हो गया, स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है साहब अगर गोद लेने वाला मेल और फीमेल के अंदर 15 साल का डिफरेंस होगा तब भी गोद ले सकता है। मान लीजिए कोई लेडी है 15 साल के डिफरेंस वाले बच्चे को अपना लड़का बनाना चाहती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि नो, द 22 ईयर्स जो एडॉप्शन के लिए डिफरेंसेस है वही रखना पड़ेगा गोद लेने के, तो उनकी बात रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं रहेगी। इसी तरह से सक्सेशन वाला मामला क्या हुआ? Suppose there is a property of the parents. When the property is distributed among the heirs, उसके उत्तराधिकारियों को जो प्रॉपर्टी दी जाती है वो इनहेरिटेंस या सक्सेशन कहलाती है। उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात रहेगी। आपको अगर मालूम होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2-3 भाइयों के बीच में एक या 2 बहनें हैं, they can claim the property from of their parents. तो इसमें किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेक द अदर लॉ बिकॉज इट इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Now the next discussion is how the federalism is practiced in India. In the year 1946, the Constituent Assembly was made by the foreign government. Well, we are going to leave the country and we are ready to hand over the power to you. Now make the Constituent Assembly so that the new constitution can be made by you. There were 300 members. At that time, there were 300 members.
they were also having in the opinion to make our country the federalistic country. Why we want to adopt the federalism? Because we have the diversity, and from sixth onward we are studying about the diversity and this unity. There are many type of the people living in the India. The unity must exist between unity must be exist between there. The tranquility must be maintained. There must be the harmonious relationship must exist, should exist between the Hindu and Muslim. At the time of division, what happened? Many Muslims and many Hindu died. When such situations were existed at that very time, when they were making the constitution, 300 member of the constitutional members were making the constitution, they think the fatalistic states should adopt to our constitution. हमारे constitution को फेडरलिज्म fatalistic idea ही सूट करेगा. Then we got independence. Then in the year 1950, the constitution was implemented. What happened after that? From time to time, we have changed, we have made the amendment in the constitutions. And what was the reason behind making the new states? The Uttar Pradesh was converted into Uttar Pradesh, Uttarakhand. MP was converted into MP in Chhattisgarh. Bihar was split into Bihar and Jharkhand. आंध्र प्रदेश वाज सबसे लेटेस्ट इसी का ही हुआ. आंध्र प्रदेश का स्प्लिट हुआ तेलंगाना से. ये अलग अलग स्टेट बनाने का रीजन ये था बिकॉज उत्तराखंड वाज द पीपल ऑफ द उत्तराखंड वाज नेग्लेक्टेड बाय द यूपी because they are living in the very remote and mountain area. There is no development is seen in the Uttarakhand. The separate state, by giving the jurisdiction to them so that they can handle all the state, or they can make the development in their own way. उसमें यूपी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. इसी तरह से बिहार से झारखंड. झारखंड इज सच ए ट्राइबल, जहाँ पे बिरसा मुंडा वगैरह हुआ था, उन लोगों को सौंपा इसलिए गया कि भाई तुम जो है यहाँ पे तुम्हारे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ. इतनी ज्यादा मिनरल्स वगैरह निकलने के बाद में बिहार गवर्नमेंट ने तुम्हारे को ज्यादा निहाल नहीं किया. चलो तुम अलग स्टेट बनाओ. और आज स्थिति यह है कि बिहार से ज्यादा स्थिति अच्छी, एमपी से ज्यादा स्थिति छत्तीसगढ़ की है, बिहार से ज्यादा स्थिति इसकी झारखंड की है. इन्होंने इतना डेवलपमेंट और इतना प्रोग्रेस करके दिखाया कि प्रत्येक पर्सन की आय जो ओल्ड स्टेट से मदर स्टेट से अलग हुए थे, उनसे ज्यादा स्थिति इनकी अच्छी हो गई. तो अलग अलग स्टेट करने के कारण अपनी अच्छी स्थिति इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली बॉन्ड अच्छा हो जाए, सोशली बॉन्ड अच्छा हो जाए, इसके कारण इसको अलग किया गया. अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी. The flexibility is used. Why the flexibility is used? Up to the year 1965, the union government has adopted one thing, that the Hindi and English would be the official language. Then suddenly in the year 1965, it was declared by the central government the Hindi would be the official language. Then the mass education started in the south. साउथ स्टेट में मास एजुटेशन हो गया. बोले वी डोंट नो हिंदी. और ऐसा एजुटेशन हुआ कि वहाँ जितने भी बोर्ड वगैरह थे हिंदी में लिखे, उन पे काली वो पोत दी गई. और वहाँ वॉयलेंस हुआ. वॉयलेंस जिस समय हुआ तो यहाँ के पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो जाए श्रीलंका जैसी स्थिति, हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बताते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने कहा ठीक है भाई, नहीं आप 1965 के बाद में भी हम इंग्लिश को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करते हैं, लेकिन हम हिंदी लैंग्वेज को ऑफिस के अंदर बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं रखेंगे. वी विल गिव इंपॉर्टेंस टू द हिंदी, दो वी आर अलाउ द अदर स्टेट टू यूज द इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज.
This is called the flexibility, झुक जाना थोड़ा. Now there are 1300 languages. Out of 1300 languages, the 120 are the major language. Out of the 121 languages, 21 has been selected as a scheduled one. Scheduled one means these are such languages which has been pinpointed, and they have been declared the scheduled language of the 8th schedule of Constitution. यानी कोई भी IAS देने वाला है उसको इन 22 लैंग्वेज में अगर सेलेक्ट करता है तो उसको उसका पेपर उसी लैंग्वेज में दिया जाएगा. 8th schedule of the Constitution. Now what is the next point? Decentralization in India. In your NCRB book, it is not written. When the 3-tier system, that is central government, state government and local self-government was declared, it was through the amendment, it was added, that is 3-tier policy has been adopted. On the 2nd October 1959, Jawaharlal Nehru inaugurated this local self-government, Panchayati Raj in Nagaur. It is not written in your NCERT book में नहीं मेंशन है, लेकिन मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. आफ्टर दैट व्हाट हैज हैपेंड? डिसेंट्रलाइजेशन हो गया भाई. गाँव के अंदर सरपंच बनेंगे, प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे. एक बार इलेक्शन हो गया, फिर आराम से बैठ गए. क्यों बैठ गए भाई? क्योंकि उनके पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसी नहीं थी, ऐसा मैंडेटरी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाध्य नहीं था कि आप हर 5 साल के इंटरवल में उनसे इलेक्शन कराएं. सब जिग-जैग चल रहा था. ये क्यों डरते थे कि कहीं हमारी गवर्नमेंट आ गई और लिटमस टेस्ट हो गया, अरे ये तो अपोजिशन आ गया इसमें, गांवों के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब हमारी गवर्नमेंट चल जाएगी, तो पूरा मास जितना भी पब्लिक है उनका दिमाग चेंज नहीं हो जाए, इसके कारण वो इलेक्शन ही नहीं कराते थे. लेकिन 1992 के अंदर मेजर अमेंडमेंट हुआ कि दिस डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी मैंडेटरी. मैंडेटरी का मतलब आपको हर 5 साल के इंटरवल में आपको ये इलेक्शन कराना ही होगा. और उस अमेंडमेंट के बाद ये चीजें ऐड हुई. कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शन. अब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा साहब मैंडेटरी तो कह दिया, हमको बाध्य तो कर दिया, इसमें चलो स्टेट इलेक्शन कमीशन तुमको दे देते हैं, क्रिएटेड. State election commission will conduct the election of the local self-government. Then seats are reserved in the elected body for SC, ST and OBC. One of the unique and the new thing added in this amendment, 1/3 reservation for the women. So the women should go ahead to handle all the state of affairs of these local self-government. They should become either the Sarpanch, Pradhan or even the Jila Pramukh also. Some powers of the revenue were allotted. Without money, they cannot develop there, either in the village, the Sarpanch cannot develop, and in the cities, the mayor cannot develop, the chairman cannot develop in the small town. So for them, the state government must make the arrangement of some revenue. पैसे की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी. रूरल साइड में पंचायत राज हो गया, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये असेंडिंग ऑर्डर है. छोटा ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति हो गई, फिर जिला पंचायत. हु इज हेड ऑफ द पंचायत समिति? प्रधान. जिला परिषद का जिला प्रमुख है, और जिला प्रमुख जो मेंबर बनता है उसके साथ वहां से जीता हुआ MP और MLA भी इस जिला परिषद के मेंबर होते हैं, और जिला प्रमुख इनका हेड होता है. ये तो गांव का हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब टाउन का ले लीजिए, जो छोटी टाउन है वहां पर म्युनिसिपैलिटी है, उसका हेड कौन होगा? चेयरमैन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह है, वहां का हेड कौन होगा? मेयर होगा. और इनसे संबंधित जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट वगैरह स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ सम रेवेन्यू. पैसे की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी. रूरल साइड में पंचायत राज हो गया, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये असेंडिंग ऑर्डर है. छोटा ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति हो गई, फिर जिला पंचायत समिति हो गई, फिर जिला
क्यों स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है? क्योंकि रेवेन्यू भी वही दे रही है। Now the last part of this chapter is there are some questions. The era of the coalition government started from year 1990. It is one of the very important discussion. I want to expand this first line. Era of coalition, what do you mean by era of coalition? Up to the 1990, what was the practice? That the single government were able to get the clear mandate. Out of the 545, 273 मिल गया, चलिए गवर्नमेंट बनाइए। 273 से ज्यादा ही मिलते थे। 90 के अंदर ऐसा होने से रहा, कोई भी सिंगल पार्टी क्लियर मैंडेट नहीं ला पा रही थी। अब क्या करेगी कि रीजनल जितने भी पार्टीज है उनके साथ एक जैसे नेचर की रीजनल पार्टी को अपने साथ मिलाया, मिली जुली जो सरकार हुई वो कोalition गवर्नमेंट कहलाई। ये 1990 से शुरू हो गया था इसका इरा। आपने एक शायद इसमें पॉलिटिकल साइंस वाली बुक के अंदर एक कार्टून भी देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हैं, पास में अंगीठी चल रही है, फायरवुड जल रहा है और उनको पसीना आ रहा है, क्योंकि वो ब्लैकमेल करते हैं। जितने भी रीजनल पार्टी वाले हैं वो कहते हैं हमको फंड दो तभी हम सपोर्ट करें, हम सपोर्ट हटा रहे हैं भाई। और लेकिन एक अच्छी बात और होने लग गई कि आफ्टर 1990 कोalition गवर्नमेंट का ये जो दौर चला था उस समय कोई प्रेसिडेंट रूल नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? अगर प्रेसिडेंट रूल हो जाता है तो क्या नुकसान होता? ये रीजनल पार्टी जितनी भी जो स्टेट, जैसे डीएमके वहां पे चला रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक डीएमके चला रही है आपके तमिलनाडु में, फॉरवर्ड ब्लॉक चला रही है अपने केरला के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर दूसरी पार्टी चला रही है। मान लीजिए ये पहले तो सपोर्ट कर रहे थे, कोalition गवर्नमेंट के मेंबर थे, ये एकदम से हट गए तो दूसरी रीजनल पार्टी को पास ले आते थे, चलो आ जाओ। तो इन्होंने ये रिस्क नहीं ली कि भाई सब नाराज हो गए रीजनल पार्टी तो कौन सपोर्ट करेगा? इफ दे विल नॉट, एनीबडी, नोबडी विल सपोर्ट, देन हाउ विल कैन मेक द गवर्नमेंट? कोalition गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। तो उसके 1990 के बाद में कभी भी प्रेसिडेंट रूल जो है, जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको पावर दिया गया सेंट्रल में, इन्होंने एडॉप्ट नहीं किया। नाउ इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्रेरी मैनर। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस करती है, दैट इज प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है, हु विल इंटरफेयर? आइदर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मे प्रोवाइड रिलीफ थ्रू लॉ। कानून से उनको रिलीफ देगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं एडिशनल चीज और आप भी बताना चाह रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नर थे, हर कोई फाइल हो गए, बोलो इट इज सच ए फाइल दैट इट शुड बी सेंड फॉर द असेंट फॉर द डिस्कशन विद टू द प्रेसिडेंट। व्हाई इट हैज बीन सेंड? देन एज ए एम्पायर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर। उन्होंने साफ कहा आप इस तरह से जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है, क्लियर मैंडेट ली हुई, उसको परेशान नहीं कर सकते हैं। और कई बार जिस समय वेस्ट बंगाल के अंदर दीदी ने साफ भी कह दिया था, एज एंड व्हेन गवर्नर ऑब्जेक्ट इन एनी मैनर, मैं उस वाइस चांसलर को हटा दूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कभी हिंसा हुई उसमें गलती किसकी थी? बोले गवर्नर साहब आप बैठे रहिए, इफ यू विल गो टू चेक ऑल दिस थिंग्स यू मे बी अटैक्ड। कोई आपको, हमारी जिम्मेदारी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने की। तो कहने का मतलब ये है जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट का रोल है उसी तरह से आपका रोल है। डोंट डू द जॉब एज ए एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपका हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी मैनर से काम नहीं कर सकती है और हर मामले में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। देन परसेंट ऑफ पीपल स्पीक द फॉलोइंग लैंग्वेज इन इंडिया, कीप देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन कम, ए बी सी डी दी, कैपिटल ए बी सी डी दी है और इसका आगे आंसर ए बी सी डी में लेना है आपको, यह 1 2 3 होना चाहिए था। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? बंगाली।
उसके बाद कौन सी बोली जाती है? मराठी, फिर तेलुगु और थी, तो ये हो जाएगा BACD। कोई है क्या BACD? BACD, C would be the answer. The major steps towards the decentralization were taken in India through the major amendment in the constitution in the year 1992. The major amendment होकर के mandatory बना दिया था. In this way, we have completed this one of the important subject topic, this federalism. I try my best to make you understand. I have given the additional information which I got from the various newspaper. You might have clarified in your mind in what way you will attend the questions.